दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो गम की घड़ी को भी खुशी से गुलजार कर दे। यह शायरी भगत सिंह की जेल डायरी के पेज नंबर 124 पर लिखा है। भगत सिंह का बिहार से बहुत ही खास रिश्ता था, लेकिन हम भगत सिंह को केवल बिहार के सीमाओं में कैद रखना नहीं चाहते हैं। भगत सिंह ने फांसी के लिए जाते समय अपनी मां से कहा था कि मैं भले फांसी पर चढ़ जाऊं, मगर मेरी आत्मा वटुकेश्वर दत्त में ही रहेगी। कौन वटुकेश्वर दत्त? वही असेंबली बम कांड वाले हीरो वटुकेश्वर दत्त, जिन्हें आजाद भारत के पटना में सरकारी अस्पताल में दर दर की ठोकर खाना पड़ा था। उस समय के मुख्यमंत्री केबी सहाय को पंजाब के मुख्यमंत्री ने पत्र लिखकर दत्त साहब के इलाज के लिए 1000 रुपया भेजा था। पंजाब में भगत सिंह को दत्त भगत सिंह भी कहा जाता है, क्योंकि मरते समय उन्होंने कहा था कि उनकी आत्मा वटुकेश्वर दत्त में रहेगी। भगत सिंह जब लाहौर के सेंट्रल जेल में वटुकेश्वर दत्त से मिले, तब अपनी डायरी पर उन्होंने दत्त साहब का ऑटोग्राफ लिया था। आज भगत सिंह की जयंती है। इस मौके पर मैं सबसे पहले भगत सिंह को नमन करता हूं। आज भगत सिंह से जुड़ा एक बहुत ही खास किस्सा सुनाने वाला हूं कि कैसे असेंबली में बम फेंकने की तैयारी हुई थी। वीडियो शुरू करने से पहले अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंका गया था, लेकिन बम फेंकने के 2 दिन पहले यानी कि 6 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और वटुकेश्वर दत्त असेंबली हाउस गए थे। असेंबली हाउस जाने का मकसद सिर्फ इतना था कि बम कहां से फेंका जाएगा और किस तरफ क्या है, इस चीज का मुआयना किया जाए। वे पहले से ही इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि असेंबली में उनके बम फेंकने से किसी को कोई हताहत ना हो। उस समय असेंबली हाउस में एक बिल पास होने वाला था, पब्लिक सेफ्टी बिल। इस बिल में सरकार को संदिग्धों को बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रखने का अधिकार दिया जाना था। वहीं इसके पहले ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास किया जा चुका था, जिसमें मजदूरों द्वारा की जाने वाली हर तरह की हड़ताल पर पाबंदी लगा दी गई थी। 8 अप्रैल 1929 का वो ऐतिहासिक दिन था जिस दिन असेंबली पर बम फेंका जाने वाला था। उस दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से कुछ मिनट पहले 11 बजे भगत सिंह और वटुकेश्वर दत्त लगभग वहां मौजूद सभी लोगों से छुपकर काउंसलिंग हाउस में दाखिल हो गए। वहां घुसने के लिए भगत सिंह और वटुकेश्वर दत्त को एक भारतीय सदस्य ने ही पास मुहैया कराया था। भगत सिंह ने मौका देखते हुए बम को सदन के फर्श पर लुढ़का दिया। उन्होंने बम लुढ़काते समय इस बात का ध्यान रखा था कि कोई भी सदन का सदस्य इस हमले में घायल ना हो। बम फटने के बाद सदन में पूरा धुआं धुआं हो गया। उसी समय मौका देखकर वटुकेश्वर दत्त ने दूसरा बम फेंक दिया। ये दोनों बम बेहद कम क्षमता वाले थे और फेंकते समय इस बात का खास ख्याल रखा गया था कि किसी भी सदस्य को इससे कोई हताहत ना हो। बम फेंकने के तुरंत बाद सदन इनकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। इसके साथ ही पर्चे हवा में उड़ाए जाने लगे। इस पर्चे पर सबसे ऊपर लिखा गया था नोटिस। उसके बाद लिखा गया था बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत पड़ती है। सबसे अंत में लिखा गया था कमांडर इन चीफ बलराज। जैसे ही बम का धुआं छटा, असेंबली के सदस्य अपनी अपनी सीटों पर लौटने लगे। दर्शक दीर्घा में बैठे हुए भगत सिंह और वटुकेश्वर दत्त ने भागने की कोशिश नहीं की। ऐसा करने का निर्देश उनकी पार्टी ने पहले से ही दे रखा था। वो अपनी जगह पर ही खड़े रहे, लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मी इस डर से उनके पास नहीं गए कि कहीं उनके पास कोई हथियार ना हो। वहां भगत सिंह और वटुकेश्वर दत्त दोनों को एक साथ पुलिस ने हिरासत में लिया। भगत सिंह के पास एक ऑटोमेटिक पिस्तौल थी, जिसे उन्होंने पुलिस वालों को सौंप दिया। ये वही पिस्तौल था जिसे भगत सिंह ने साउंडर्स को गोली मारी थी। भगत सिंह को यह बात अच्छे से मालूम था कि यह पिस्तौल उन्हें परेशानी में डाल सकती है, लेकिन फिर भी वे इसे लेकर ही सदन में पहुंचे थे। गिरफ्तारी के बाद दोनों को अलग अलग पुलिस थानों में ले जाया गया। भगत सिंह को मुख्य कोतवाली में और वटुकेश्वर दत्त को चांदनी चौक थाने में, ताकि दोनों से अलग अलग पूछताछ की जा सके। उस समय कांग्रेसी नेता चमन लाल ने सबसे पहले क्रांतिकारियों के इस कारनामे की निंदा की।
उन्होंने कहा कि बम फेंकना एक पागलपन भरा काम था। हालांकि वायसराय ने एक वक्तव्य जारी कर कहा कि दोनों आक्रमणकारियों ने किसी तरह की हत्या नहीं की। उन्होंने यह भी माना कि अगर वो दोनों चाहते तो कहर बरपा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिस पिस्तौल को अंग्रेजों ने भगत सिंह से लिया था, उसी से अंग्रेजों को साउंडर्स की हत्या में भगत सिंह के शामिल होने के बारे में पहली सुराग मिल गई। आगे यह बात भी साफ हो गया कि पोस्टर और पर्चे भी भगत सिंह ने ही लिखा था। इसके बाद भगत सिंह पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत हत्या के प्रयास का मुकदमा चलाया गया। कांग्रेस पार्टी के आसफ अली ने भगत सिंह का मुकदमा लड़ा। आसफ अली के साथ अपनी पहली मुलाकात में भगत सिंह ने उनसे कहा कि वो चमन लाल को बता दें कि वो पागल नहीं है। जब भगत सिंह और वटुकेश्वर दत्त को पहली बार अदालत में लाया गया तो उन्होंने मुठिया बांधकर अपने हाथ ऊपर करते हुए इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। इसके बाद ही मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि दोनों को हथकड़ियां लगा दी जाए। उन दोनों ने चुपचाप हथकड़ी लगवा लिया। भगत सिंह के खिलाफ 11 लोगों ने गवाही दी थी। बहस के दौरान ये बात सामने आ गई कि भगत सिंह और वटुकेश्वर दत्त अपनी एक जेब में बम और दूसरी जेब में डिटोनेटर लेकर आए थे और वो जानबूझकर धीमे चल रहे थे कि कहीं बम में दुर्घटनावश पहले ही विस्फोट ना हो जाए। अंतिम फैसला आने तक कई तरह की कानूनी दांवपेच आजमाए गए, लेकिन अंतिम फैसला हाई कोर्ट ने 13 जनवरी 1930 को सुनाया। उन्हें 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। इसके बाद साउंडर्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया गया। वहीं वटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा के लिए अंडमान स्थित जेल में भेज दिया गया। भगत सिंह के फांसी की खबर जब वटुकेश्वर दत्त को मिली तब वो बहुत निराश हुए। उन्हें इस बात का अफसोस था कि वे उनके साथ फांसी पर नहीं लटक पाए। बाद में वटुकेश्वर दत्त को आजाद भारत में सरकार के तिरस्कार को सहना पड़ा। कभी पटना के सड़क पर घूम घूम के बिस्किट बेचना पड़ा तो कभी सिगरेट कंपनी के एजेंट बनकर अपना पेट पालते रहे। बाद में उनकी तबीयत जब बहुत खराब हो गई तब भगत सिंह के परिवार ने उनकी मदद भी की। भगत सिंह की मां वटुकेश्वर दत्त को अपना ही बेटा मानती थी और भगत सिंह के उस बात को याद करके जब उन्होंने कहा था कि मेरी आत्मा वटुकेश्वर दत्त में रहेगी, इसीलिए भगत सिंह को दत्त भगत सिंह भी कहा जाता है। जब वटुकेश्वर दत्त की तबीयत खराब थी तब इसकी जानकारी मिलने पर पंजाब सरकार ने बिहार सरकार को 1000 रुपए का चेक भेजकर वहां के मुख्यमंत्री केबी सहाय को लिखा कि यदि पटना में वटुकेश्वर दत्त को इलाज नहीं मिल पा रहा है तो राज्य सरकार दिल्ली या चंडीगढ़ में उनका इलाज का खर्च उठाने के लिए तैयार है। यह पत्र बिहार सरकार के लिए बेहद शर्मनाक था। इसके बाद बिहार सरकार हरकत में आई और उन्हें इलाज के लिए दिल्ली भेजा गया। अब भगत सिंह के एक शेर से वीडियो का अंत करता हूं। भगत सिंह ने लिखा था कि लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।